हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने हिंदी की जो परीक्षा होने वाली कक्षा 10वीं के 12 मार्च को, उसमें पूछे जाने वाले हिंदी के जो टॉपिक है 10 नंबर के, उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपसे 2 एमसीक्यूज 6 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और इस वीडियो के बाद में आपका उनमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आगे आने वाले सभी विषयों का आपको यहाँ पे बेहतरीन जो सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के, वो मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं हिंदी व्याकरण के, जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना तय है, उनके बारे में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पद। पद क्या होते हैं? तो व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करने की योग्यता जिस शब्द में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कहने का मतलब, कोई ऐसा शब्द जिसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसका वाक्य में मतलब होता है, उसके बिना वाक्य अधूरा लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ठीक है। ये पद दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होते हैं विकारी, एक होते हैं अविकारी। विकारी मतलब जिनका रूप परिवर्तित होता है, ठीक है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है, ठीक है, रीना खेल रही है। तो दोनों में देखो, शब्द में अपने संज्ञा के स्थान पे, मतलब संज्ञा जब परिवर्तित हुई ना, मोहन और रीना, जैसे ही हमने मोहन और रीना का नाम चेंज किया ना, तो वाक्य में परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विकारी। अब विकारी में आता कौन है? अपने संज्ञा आती है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये शब्द आते हैं। तो इनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। संज्ञा, सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन दे दी और यहाँ तक दे दी और इतना सी जगह छोड़ दी। आपसे पूछ सकते हैं ये किसकी परिभाषा है? तो क्या होता है संज्ञा? किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब आपने धरती पर किसी भी चीज़ को अगर नाम से बुलाया है तो वो क्या है? संज्ञा है। इतना याद रखिए, किसी भी चीज़ का नाम लेके बुलाए तो वो क्या है? संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए, संज्ञा के उदाहरण आपसे पूछने वाले नहीं है, लेकिन आपको संज्ञा के जो भेद हैं उनके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। जैसे संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, नहीं तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, ठीक है। याद रख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। पहले होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सिंपल से शब्दों में समझिए, व्यक्तिवाचक जो यूनिक हो, मतलब उसके जैसा और कोई नहीं हो, उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे जैसे आपने बोला, जो किसी जाति की एक वस्तु, किसी भी जाति की एक वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध कराएं। जैसे कमल। अब ये कमल जिसकी बात हो रही है वो कमल एक ही है। कमल नाम के लड़के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कमल जिसकी बात हो रही है, कमल एक लड़का, वो यूनिक है, ठीक है। रमेश, रमा, अरावली, गंगा, ठीक है ना। गंगा एक नदी है, ठीक है ना। तो गंगा ये व्यक्तिवाचक हुई, ठीक है। भारतवर्ष, ठीक है, जयपुर, ये सारे किसी का नाम हुआ ना, वो क्या हो गया? अपने व्यक्तिवाचक। सिंपल से शब्दों में समझिए, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है अपने जातिवाचक। जातिवाचक में क्या? जो किसी एक जाति, वर्ग या समूह के सभी वस्तुओं का बोध कराती हैं। जैसे हमने बोला पर्वत। अब पर्वत में बहुत सारे पर्वत आते हैं, ठीक है। नदी, तो बहुत सारी नदियाँ आ रही है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना। सारी नदियाँ उसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो अगर मैंने नाम लिया, हमने क्या? गंगा, तो अपने किस में आएगी? व्यक्तिवाचक में, ठीक है ना। अगर हमने नाम लिया किसी का, नदी का, तो आएगी व्यक्तिवाचक में। लेकिन नदी बोला तो नदियाँ खूब सारी हैं, तो अपने जातिवाचक में, ठीक है। जैसे पक्षी बोला, मोर बोला तो व्यक्तिवाचक, और पक्षी बोला तो जातिवाचक। बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर देखिए भाववाचक। सिंपल से शब्दों में समझिए कि जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, खाली देख और छू नहीं सकते, वो सारे भाववाचक में आते हैं। जैसे कोई भी गुण हो, दोष हो, धर्म हो, अवस्था हो, भाव हो, उनको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठास, ठीक है, मिठास देखी नहीं जा सकती। बुढ़ापा, बूढ़े आदमी को देख सकते हैं हम, लेकिन बुढ़ापा, उसमें कितना बुढ़ापा वो नहीं देख सकते, ठीक है। लिखावट, ठीक है, बचपन, ठीक है, प्रसन्नता, ये सारे क्या है? भाववाचक संख्या के उदाहरण है, संज्ञा के, ठीक है। अगला है अपना चौथा और पांचवा, जिसको हम है ना शामिल करते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत ही शामिल करते हैं, ठीक है। तो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, या और अगली है अपने द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इनकी भी परिभाषा देख लेते हैं हल्की फुल्की, क्योंकि उदाहरण इनसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें प्राणियों के समूह का बोध हो या वस्तुओं का समूह। जैसे कक्षा। अब कक्षा क्या है? कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको एक विशेष कक्ष में बैठे हैं, तो उनको कक्षा बोला गया है। किसी एक लड़के को हम कक्षा नहीं कह सकते हैं। भीड़,
एक व्यक्ति को भीड़ नहीं कह सकते, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं मतलब भीड़। सेना, ठीक है, परिवार, गिरोह, ये क्या है, ग्रुप है, समूह है, तो इनको हम बोला गया है हमें समूहवाचक संख्या, ठीक है। अगला देखिए, समूहवाचक संज्ञा है ना। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, नाप तोल वाले द्रव्य या पदार्थ, उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल, घी, दूध, गेहूं, चावल, सोना, चांदी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा हल्का फुल्का। अगला आता है अपने सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे देखिए इसके भेद, पहले तो भेद इसके कितने होते हैं, भेद होते हैं इसके 6। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, ठीक है। अब इनकी हल्की फुल्की एक बार परिभाषा पे नजर डालते हैं, ठीक है। पहला है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें पुरुष के स्थान पर, मतलब कोई पुरुष है उसके स्थान पर कोई अपने सर्वनाम लगे तो पुरुषवाचक। जैसे मैं, हम, तुम, वह, ठीक है ना। ये सारे शब्द किसके लिए आते हैं, एक पुरुष के लिए। पुरुष मतलब यहाँ पे स्त्री हो पुरुष हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य होगा, ठीक है ना। और दूसरा है अपने निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है। जैसे देखना, उदाहरण है यह, जैसे यह किताब मेरी है, तो ये निश्चय मतलब फिक्स हो गया, कौन सी की, ये वाली, ठीक है ना। वह फिक्स हो गया कि वो वाला, ठीक है। उन्होंने उन्होंने दीवार तोड़ी है, तो उन्होंने किन्होंने कि उन्होंने, तो ये निश्चय हो गया, ठीक है। तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चय, जिसमें फिक्स नहीं होती है चीज, ठीक है, संकेत द्वारा किया जाता है, लेकिन वस्तु का संकेत है ना वो निश्चय नहीं होता, निश्चित नहीं होता, उसे अनिश्चय। जैसे कोई, जैसे कोई आ रहा है, मतलब निश्चय नहीं कौन आ रहा है, पता नहीं, ठीक है ना। कुछ, कुछ मतलब फिक्स नहीं है, पता नहीं कितना है, ठीक है ना, कुछ, ठीक है। अगला है अपने संबंधवाचक सर्वनाम, जो क्या करते हैं, परस्पर संबंध को बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, इसका मतलब जो पढ़ेगा ना वही पास होगा। तो पढ़ने का और पास होने का संबंध है आपस में, क्या, कि पास कब होगा भाई, जब पढ़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों का आपस में संबंध हो गया, ठीक है। प्रश्नवाचक, ये तो मतलब बहुत ही सरल हो गया, जहाँ प्रश्न करने का बोध होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, सीधा सा सवाल पूछा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे कहाँ जो हो गया प्रश्नवाचक हो गया, और तुम सर्वनाम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो, और ये जो अपने सर्वनाम हो गया, जो पढ़ेगा सो ये संबंध दिखा रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर है निजवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, जो सर्वनाम मतलब कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, जो निजता को दिखाता है। जैसे अपने हो गया मैं अपने आप पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे ये जो मैं सर्वनाम है अपने आप, ये क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना सर्वनाम कितने हैं, 6 भेद होते हैं उनके सर्वनाम के, ठीक है। 6 के नाम अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। फिर अगला देखते हैं विशेषण। विशेषण के बारे में देखिए, विशेषण की परिभाषा क्या होगी, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। संज्ञा की भी विशेषता बताएंगे, सर्वनाम की भी विशेषता बताएंगे। जैसे सुंदर बालक, पीली साड़ी, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। और विशेषण के भेद कितने हैं, 4 भेद, अच्छे से याद रखना, 4 भेद विशेषण के, ठीक है। चलिए देखते हैं चारों भेद के बारे में, ठीक है। फिर इसमें प्रविशेषण भी आपको पढ़ना है, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। अगला देखते हैं इनकी परिभाषा, क्योंकि आपको सवाल देके पूछ सकते हैं इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है ना। तो देखिए गुणवाचक का मतलब हो गया कि किसी वस्तु के वो रंग, मतलब उसके गुण के बारे में बताएगा। जैसे यह गाय, ये सुंदर गाय है, तो गाय कैसे सुंदर है, तो सुंदरता उसका गुण हो गया, किसका, गाय का, ठीक है ना। सुंदरता क्या हो गया, गाय का एक गुण हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। संख्या में क्या होता है, संख्यावाचक जो संख्या को दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं, तो रुपए की खास बात कितने हैं, कि वो 10 हैं, ठीक है ना, कितने हैं, 10 हैं, तो ये संख्यावाचक हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें परिमाण दिखाता है ना, नाप तोल संबंधी चीजों का ज्ञान करवाता है। जैसे देखिए थोड़ा दूध, अब ये परिमाण हो गया, दूध कितना है, कि थोड़ा है, दूध की विशेषता क्या होगी, कि वो थोड़ा है, ठीक है ना। चीनी, चीनी कितने, पाव भर चीनी, तो चीनी ये परिमाण हो गया, चीनी कितने का, पाव भर, ठीक है ना, गज भर कपड़ा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हम परिमाणवाचक सर्व विशेषण, ठीक है। अगला देखते हैं
सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द, विशेषण, शब्द या संज्ञा सर्वनाम की और संकेत करते हो। जैसे देखना, या फिर कह सकते हैं ये विशेषण जो होता है ना, सर्वनाम शब्दों से ही बनते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, ये सार्वनामिक हो गए, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्रिया। क्रिया की परिभाषा देखिए, क्रिया क्या होता है? जिस शब्द में किसी का काम का करना या होना पाया जाता है, इसे क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्रिया किसे कहेंगे? काम का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, रामू सोता है, बच्चा खेल रहा है, ठीक है। अब ये क्रिया है ना, दो भेद बांटे गए हैं, दो भेद हैं इसके, दो प्रकार हैं, ठीक है। कौन से? एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। तो पहले बात करते हैं सकर्मक। जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक कहते हैं। सकर्मक यानी कर्म पे उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और इसमें कर्म हमेशा होता है, कर्म अवश्य ही होता है, ठीक है, इसलिए सकर्मक, जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। और दूसरी परिभाषा ये हो जाएगी कि फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है। परिभाषा किसी भी प्रकार की पूछी जा सकती है ना। जैसे देखिए, रमाकांत पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रमाकांत है, ये कौन है? कर्ता है, पुस्तक कर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्म है, ठीक है। और नहीं तो सकर्मक का पता लगाने का सबसे आसान तरीका क्या से सवाल करिए आप, क्या। और ये सवाल किससे पूछना? हमेशा क्रिया से पूछना। तो क्रिया क्या है? पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, तो आपको उत्तर मिलेगा क्या पढ़ता है, कि पुस्तक पढ़ता है, तो ये सकर्मक है। जैसे पीता है, तो ये पीता है, इससे हमने पूछा क्या पीता है, ठीक है ना, क्या पीता है, तो आंसर हमें क्या मिलेगा? कि दूध पीता है, ठीक है। कौन पीता है, कैसे पीता है, ये सवाल नहीं करना, ओनली सिर्फ आपको क्या इससे पता करना, ठीक है ना। इसमें देखना, सुनना, खेलना, बुलाना, आना, ये सारी क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखो, सकर्मक क्रिया में भी दो भेद होते हैं सकर्मक के, ध्यान रखना, सकर्मक के अंदर भी दो भेद हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक में एक ही कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। अब इनके उदाहरण सुनिए। एक कर्मक में तो आप बोल देंगे मैंने आम खाया, ठीक है ना। तो मैंने पूछा क्या खाया, क्या खाया, तो आंसर आएगा आम खाया। तो किसने खाया? मैंने खाया, तो एक ही कर्म है इसमें, ठीक है, आम खाया। द्विकर्मक में क्या होता है? दो कर्म होते हैं। जैसे जैसे हम बोल सकते हैं शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, ठीक है ना, या किताब दी। किसने? शिक्षक ने विद्यार्थी को किताब दी, तो क्या दी, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा? किताब दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अपने विद्यार्थी और पुस्तक, इन दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये द्विकर्मक हुई, ठीक है ना। और कर्ता तो एक ही है, शिक्षक, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, ठीक है, और एक कर्मक में एक ही कर्म होता है, ठीक है। फिर आते हैं अकर्मक क्रिया पे। जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो या क्रिया का व्यापार या फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, अर्थात वे कर्ता तक ही सीमित हो रहे, उनमें केवल कार्य का होना ज्ञात हो, उसे हम अकर्मक कहते हैं। सीधे शब्दों में क्या? जिसमें कर्म नहीं होता है, अकर्मक। जैसे देखिए, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे सुरेश सोता है, अब इससे सवाल करते हैं हम, क्रिया क्या है? सोता है, क्या है? सोता है। तो इससे आपने सवाल पूछा क्या सोता है, क्या पूछा? क्या सोता है, तो आंसर क्या क्या सोता है मतलब कौन सोता है होता है ना, तो सुरेश सोता है। क्या सोता है का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। कौन से सवाल है? दौड़ता है, क्या दौड़ता है? कौन दौड़ता है का उत्तर आ जाएगा घोड़ा दौड़ता है, लेकिन क्या दौड़ता है का उत्तर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है ना, ये भी अकर्मक में आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। एक है जैसे जैसे हमने लिखा अंकिता खाती है, ठीक है ना, अंकिता खाती है। अब इसमें हम अगर सवाल पूछें क्या खाती है, तो ये सकर्मक है कि अकर्मक है? तो ध्यान रखिए, ये क्या है? क्या खाती है, तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, सवाल में नहीं है, मतलब इस वाक्य में है नहीं, लेकिन कुछ तो है, वो खा रही होगी ना, मतलब यहाँ पे कर्म है, तो ये सकर्मक में आता है। किस में आता है? सकर्मक में, ध्यान रखना, ठीक है। आपको क्या से सवाल पूछना, अगर आपको उत्तर मिल जाए, जैसे इसमें नहीं मिल रहा है, अंकिता खाती है, क्या खाती है, तो कुछ तो हो रहा होगा, तभी तो वो खा रही होगी ना, कुछ तो है तभी तो खा रही है, ठीक है, तो ये सकर्मक में माना जाएगा।
ठीक है, इसमें छिपा हुआ है, कर्म बताया नहीं सामने, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले अपने शब्द आते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सवाल यहाँ से एमसीक्यूज फॉर्म में भी मिलेगा, उपसर्ग तो लास्ट वाली खाली जगह मिलेगी और प्रत्यय आपको पेपर में पहला ही सवाल मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए अविकारी या जिनको हम कहते हैं अव्यय शब्द, ये क्या होते हैं देखिए। परिभाषा क्या है, जिस शब्द में लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है, मतलब आप उसमें सेंटेंस में लिंग वचन कारक ही चेंज कर दो लेकिन शब्द का जो रूप है वो परिवर्तित नहीं होगा, तो हम उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे उसको अव्यय भी कहते हैं, जिसका खर्च नहीं होता, जो व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता है, ठीक है। उपसर्ग इसी कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। सीधा सा सवाल आ सकता है कि जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मतलब खाली जगह छोड़ दी तो आप बोलोगे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। फिर आ सकता है कि आपको ये दे दिया अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो ऐसे ऑप्शन दे देगा अत्य, ऑप्शन दे देगा अति, ऑप्शन देगा अत, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, आगे लगने वाले शब्द, ठीक है। अब ध्यान ये रखिएगा कि अगर उपसर्ग निकालने के बाद अगर वाक्य पीछे जो शब्द है उसका मतलब भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे अति धन अधिक, तो इस अधिक का मतलब है, ये प्रॉपर वर्ड है, शब्द है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है, इसको निकालने के बाद भी ये मूल शब्द है कुछ, ठीक है ना, तो उसी को हम उपसर्ग कहेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अत्यधिक पूछ सकते हैं, ठीक है ना, अतिचार, ठीक है ना, और अत्यंत, ये तो मोस्ट कॉमन वर्ड है अत्यंत, ठीक है। अत्याचार, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग, तो बोलेंगे अति है, ठीक है ना। फिर अधि के उदाहरण देखिए, अधिक क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता तो ये आसान से है, ठीक है ना, एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर अनु, ठीक है ना, अनु का ध्यान रखिएगा, अनुज, ठीक है ना, तो अनु और फिर है धन ज। अब कोई कहेगा अरे इस ज का मतलब क्या हुआ, ज का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है ना, अनुज, ठीक है। तो जन्म लेना, ज का मतलब क्या हुआ, जन्म लेना, अनुज, ठीक है ना। और अनु का मतलब होता है पीछे, मतलब बाद में जन्म लेने वाला, तो अनु का मतलब क्या हो गया, अनु धन ज, मतलब जिसने बाद में जन्म लिया, अनुज यानी छोटा भाई होता है उसे अनुज कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं। फिर है अभी, ठीक है ना। अभी उपसर्ग आपसे पूछ लें तो उसका हल्के फुल्के में ध्यान रखना, अभिमुख, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिशाप, ठीक है ना, सबका मतलब है। अभी हटा दो, मुख का मतलब है अभिलाषा, अभिप्राय, अभिशाप, ठीक है, अभिभावक, ठीक है ना। फिर है अपने अपी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अप को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अप कीर्ति, अप व्यय, अप मान, अप शब्द, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आप याद रखिएगा उत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ज़्यादा अच्छे से अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनाने का इरादा होगा तो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपके सिंपल ही आने वाला। फिर भी देखिएगा उत या उद कब होता है, जब आप ध्यान रखना, इसका मतलब तो होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है, लेकिन उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न, ठीक है, उत्साह, उत्कंठा, इन सभी में कौन सा है अपना उत, ठीक है ना। उद लिखो या उत लिखो, ठीक है। जैसे उत्कर्ष में उत धन कर्ष, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। उत धन कर्ष, उत धन थान, ठीक है, उत धन पन, ठीक है, उत धन साह, ठीक है, उत्साह, ठीक है, इस प्रकार से। फिर है अपने नेक्स्ट है दूर, दूर को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। दूर के आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे दुर्लभ, दुर्दशा, दुर्गम, दुर्जन, ठीक है ना। फिर अगला है दुस, इसका थोड़ा सा विशेष है, इसमें जो ये स है ये परिवर्तित हो जाता है, आप देखिएगा यहाँ पे स, ठीक है ना, हर बार अलग अलग श आ रहे हैं, ठीक है। इसका एक विशेष नियम है, ये आप संधि में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना डिटेल में आपको जाना नहीं, आपको यहाँ से इन शब्दों को एक बार नज़र डाल देना। जबकि आपको जब भी ये श मिले तो आपको उपसर्ग में हमेशा अपने दो स यही चुनना है, इतना ही ध्यान रखना है। क्या इन शब्दों में दे दिया आपको और आपको बोल दिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप दो और स हमेशा यही स चुनोगे, चाहे इधर भले आपको ये शब्द दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे कोई भी दे दे, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर है अपने नेक्स्ट है निर, इसमें निर्दोष, निर्धन, निर्वाह, निर्जीव, निर्दय, निर्लज, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अपना निस, ठीक है, निस भी इंपॉर्टेंट है।
इसमें भी ध्यान रखना उपसर्ग है नि स, ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला उपसर्ग है, उसके अलावा उपसर्ग दूसरा नहीं है ना, तो ये निश है, ठीक है ना, अपने ना तो आपको ऐसा निश बनाना है, ठीक है, और न ये वाला निश बनाना है, ठीक है ना। तो निश कौन सा होगा, हर बार यही होगा। तो जब भी आपको निश, आपको लगे कि निश उपसर्ग हो सकता है इसमें, तो ये वाला ही चुनना है आपको, ठीक है ना। फिर देखिए आगे, ये थोड़े से नज़र से एक बार नज़र निकाल दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हर नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर अपने हैं प्रति, प्रति इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रत्यक्ष, प्रति धन अक्ष, ठीक है ना। तो इसमें प्रत्यक्ष में क्या होगा, ठीक है ना, प्रति, प्रति, प्रत्यक्ष, प्रति धन अक्ष, प्रति हिंसा, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, ठीक है ना, प्रत्येक, ये दो शब्द आप याद रखना, ठीक है ना, और एक प्रतीक्षा में भी, ठीक है, ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये आसानी से पहचान लेते हैं कौन सा उपसर्ग है, इसमें ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है, ठीक है, बाकी सारे आसानी, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होती है। सु वाला ध्यान रखना, ठीक है ना, जैसे सुपुत्र, सुकर्म, सुकृत, एक ये सु, ये वाला, ठीक है ना, ध्यान रखना। स्वागत का सुधन आगत, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट आता है अपने प्रत्यय, ये क्या होते हैं, तो इनकी परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, ये कहाँ जुड़ेंगे, लास्ट में। इसका मतलब इनको निकालने के बाद जो आगे मूल शब्द होगा उसका कुछ न कुछ मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे देखते हैं अक, इसमें पाठ धन अक पाठक, लेख धन अक लेखक, पाल धन अक पालक, विचार धन अक विचारक, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यूज फॉर्म में पूछा जाएगा, आप जानते हो, ठीक है ना, पेपर में आपको पहला यही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अव कब होता है, लाग धन अव लाघव, गौरव, पाटव, ठीक है। त्व, महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, अपनत्व, स्त्रीत्व, अमरत्व, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आपको तो सिर्फ यही शब्द एक बार नज़र से निकाल देने, इन शब्द के अलावा तो आपसे शब्द नहीं पूछा जाना है, ठीक है। अगला देखते हैं, ता में ध्यान रखना, क्या, गुरुता, लघुता, ठीक है ना, गुरुता, मनुष्यता, समता, कविता, मानवता, ठीक है ना। और इमा में ध्यान रखिए, महिमा, गरिमा, अणिमा, लघिमा और कालीमा, इसमें ध्यान रखना ये हर जगह क्या है, इमा छोटी है, ध्यान रखना, क्योंकि अपने जैसे लघिमा है तो इस पर छोटी की मात्रा लगी है, तो आपको भी यहाँ पे इमा ये वाला छोटा ही चुनना है, ठीक है ना। और जब भी आपको लास्ट में यह पे र दिख जाए या यह से आधा कुछ भी दिख जाए, तो आपको वहाँ पे यह प्रत्यय ही मानना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्या, पांडित्य, ठीक है ना, यह से आधा त मिल गया, यह प्रत्यय है बस। चातुर्य, माधुर्य, सौंदर्य, ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर देखिए नेक्स्ट वाला आपने इक, इक में क्या, तार्किक, आलंकारिक, वैदिक, ठीक है ना, सब में इक, यहाँ पे ई छोटी है, ठीक है, सब में ई छोटी है तो यहाँ भी ई छोटी है, ठीक है, ये एक अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। शिव का शैव, विष्णु का वैष्णव, पार्थ का पार्थिव, ठीक है ना। अगला देखिए इक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक वाला, ठीक है ना, जैसे लौकिक, धार्मिक, वार्षिक, ऐतिहासिक, सब में छोटी ई की मात्रा इसलिए इक, ठीक है। ईय, यहाँ पे सब में बड़ी ई की मात्रा इसलिए बड़ी ई, ईय, ठीक है। कुलीन, और फिर है अपना इन, जिसमें आपको मलिन, कठिन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर है उल, उल में आप ले लेंगे प्रथुल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, मातुल और प्रथुल, ठीक है। फिर देखिए 3-4 शब्द और है बस, ये इतना ही है, ठीक है। फिर आगे वाला टॉपिक लेंगे, अधिकतर, गुरुतर, तर ध्यान रखना, तम पहचानने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होता इसमें, ठीक है। और ये यहाँ बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब जगह ये बड़ी लगी हुई है, ठीक है। और त्य कब लगेगा, जब आपको यहाँ पे लास्ट में त और य दिखाई दे। अब एक शब्द आपको याद रख लेना, ठीक है, आलू में क्या, कृपालु, शंकालु, दयालु, ये ध्यान रखना। अब ऊपर हमने एक जगह यह की बात की है, जहाँ से पहले क्या था, पंडित धन यह, पांडित्य, ऐसे बना, और यहाँ पे ये शब्द याद रखना, उसमें यह होगा और इसमें त्य होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पाश्चात्य, ठीक है ना, अपने पौर्वात्य, ठीक है, दक्षिणात्य, ऐसे, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, ये बड़े सिंपल से वर्ड है, ठीक है ना, एरा लगाएं, लुटेरा, सपेरा, ठीक है ना, आरी पुजारी, ठीक है ना, सुनार लोहार आर, ठीक है, हरा लकड़ारा, ठीक है ना, ये सिंपल से। उसके बाद आते हैं अपने समास पे। समास में एक विशेष चीज़ ध्यान रखना कि समास में आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि किस में पद प्रधान होता है, किस में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, तो उसको बड़े ध्यान से समझना भी, ठीक है ना।
तो देखिए समास होते क्या, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक नवीन या सार्थक शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है ना। जैसे गंगा का जल गंगा जल, राजा का महल राजमहल। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसको हम संक्षेप में ही देखेंगे, ठीक है, इसको और संधि को, और थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपके यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। समास के भेद कितने होते हैं आपसे पूछे तो आप बोलेंगे समास के भेद होते हैं अपने मुख्य रूप से पद की प्रधानता के आधार पे आपके 4 भेद होते हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद। किसके आधार पे, पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पे, ध्यान रखना। ठीक है, कितने भेद हैं, 4 भेद। जैसे सुनो, द्वंद्व दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि दोनों पद गौण, मतलब तीसरा ही अर्थ निकलता है बहुव्रीहि में। तो अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान, ठीक है, और तत्पुरुष में प्रथम पद गौण होता है, मतलब गायब होता है, मतलब उसका मतलब अलग नहीं निकलता, प्रधान नहीं होता, वो कहने का मतलब। ठीक है ना, गौण का मतलब ये हुआ। और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। तो देखिए, अव्यय भाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, और बहुविध में दोनों ही पद होते हैं, बहुव्रीहि में दोनों ही पद गौण होते हैं, प्रधान एक भी नहीं होता, तीसरा ही अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इनके एक एक उदाहरण से आप आराम से समझ जाओगे। और उसके बाद में जो अपने तत्पुरुष के 2 भेद बताएं, कौन सा, एक तो द्विगु और एक हो गया अपना कर्मधारय। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों में क्या होता है, अपने दोनों में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब इनके उदाहरण से समझते हैं और इसके बाहर आपसे कोई सवाल पूछेंगे नहीं। ठीक है, देखो दोनों पद प्रधान होता है ना, जहाँ माता पिता, मतलब बीच में डैश वाले वर्ड आते हैं, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे माता और पिता यहाँ बोला गया तो दोनों की बराबर अहमियत है। ठीक है ना, राम कृष्ण बराबर अहमियत है। गाना बजाना, ठीक है, गाना गाना नहीं, बजाना भी साथ में जरूरी, दिन और रात दोनों, दाल और रोटी दोनों। ठीक है ना, हरिहर। ठीक है ना, ये ऐसे शब्द सारे जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो होते हैं द्वंद्व। बात करते हैं बहुव्रीहि की, जैसे त्रिनेत्र। ठीक है, अब त्रिनेत्र बोला है ना, तो त्रिनेत्र यहाँ पे संख्यावाचक है, तो इसमें दोनों कह सकते हैं क्या, कि एक तो द्विगु भी हो सकता है क्योंकि इसमें संख्या आई है, लेकिन अगर इसका मतलब हम तीसरा मतलब निकालें, त्रिनेत्र, ठीक है, 3 है नेत्र जिनके, तो वो कौन है, शिव जी है। ठीक है ना, शिव शंकर। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपना तीसरा अर्थ निकला, इसलिए बहुव्रीहि। ठीक है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, तो कौन है, गणेश जी। ठीक है, यहाँ लंबा और उदर दोनों ही पद गौण है और तीसरा मतलब निकल रहा है गणेश। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ठीक है ना, जिनको आपको एक बार हल्के से देख लेना। ठीक है, जैसे दशानन, पंचानन, शूलपाणि, चंद्रशेखर, ठीक है, पीताम्बर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज। ठीक है ना, ये तो अपने इतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे, पर ये वाले वर्ड ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपने अव्यय भाव में। अव्यय भाव में क्या होता है कि आपके प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे देखिए, प्रतिदिन। ठीक है ना, और इसमें अव्यय मतलब शब्द का व्यय नहीं होता है, वो खर्च नहीं होता है। ठीक है ना, अव्यय भाव कहलाता है इसके कारण। प्रतिदिन, कभी प्रतिदिनों नहीं होता। ठीक है ना, इसका व्यय होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें आपको प्रति, ठीक है ना, यथा, ठीक है ना, ऐसे शब्द आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना, आगे कभी कभी प्र लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, आ लिखा हुआ शब्द मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उनको हम बोलेंगे अव्यय भाव समास। ठीक है ना, जैसे देखिए, आ जन्म, ठीक है ना, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी को हम जल्दो जल्द या जल्दी जल्दी, कभी भाव इसका चेंज ही नहीं होता है। ठीक है ना, और यथाशक्ति, इसमें 3-4 शब्द ध्यान रखिए बस, प्रतिदिन, यथासंभव, ठीक है, और यथाशक्ति, आ जन्म, भरपेट। ठीक है ना, ये सिंपल से शब्द हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है अपने तत्पुरुष। तत्पुरुष में आपके प्रथम पद गौण होता है, दूसरा पद होता है प्रधान। ठीक है ना, दूसरा पद प्रधान होता है, जिसमें आप पढ़ते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए समादान से अलग होने के भाव में। ठीक है ना, वो वाली बातें। ठीक है ना, वो थोड़ा डिटेल में हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा इनमें से किसका उदाहरण है। ठीक है, पुस्तकालय, देशभक्त, ठीक है, देश के लिए भक्ति, ठीक है ना, देशभक्त, राजद्रोह, ठीक है, और रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है ना, इनका समास विग्रह, सॉरी हाँ, समास विग्रह भी आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं अगला अपना, जिसमें हम बात करेंगे अपने कर्मधारय की। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सा समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं, तो वो कौन सा होगा, कर्मधारय। ठीक है, इसमें एक विशेषण होगा, पहला विशेषण, दूसरा विशेष्य होगा। जैसे महापुरुष,
तो पहला महा है ना, ये विशेषण है, और पुरुष है ना, ये विशेष्य है। कहने का मतलब विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे हमने विशेषण की बात की थी, उसमें प्रविशेषण, एक शब्द पीछे छूट गया था, ध्यान रखिएगा। प्रविशेषण आपसे पूछ सकते हैं। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण है अपना सुंदर, क्या आपने विशेषण हमने लिखा सुंदर, ठीक है ना। अब इसके आगे हमने लगा दिया बहुत, बहुत सुंदर, तो इस सुंदर की भी, सुंदर विशेषण है, उसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये बहुत हो गया प्रविशेषण, ठीक है। तो परिभाषा पूछ ले तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण होते हैं, ठीक है। अब देखिए महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, महा क्या है, अपने विशेषण है, और पुरुष क्या है, विशेष्य है, ठीक है। महानिदेशक, अब निदेशक क्या है, विशेष्य, मतलब इस निदेशक की विशेषता है महा, महान होना, ठीक है। चंद्र मुख, मुख कैसा है, चंद्र के समान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये विशेष्य हुआ और ये विशेषण हुआ, ठीक है ना। फिर देखिए नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, विशेषता है। कमल नयन, नयन कैसे हैं, कमल के समान। मृग नयनी, ठीक है ना, नयन कैसे हैं कि मृग हिरणी के समान, ठीक है ना। तो इन शब्दों का ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपने हैं इधर द्विगु, ये तो बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि जहाँ पे संख्यावाचक, जैसे चौराहा, ठीक है ना, जहाँ पे प्रथम पद होगा वो संख्यावाचक होगा। त्रैमासिक, 3 महीनों का समाहार, ठीक है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। पंचवटी, चतुर्भुज, अष्टाध्यायी, ठीक है। ये सारे शब्द क्या होते हैं अपने, ये होते हैं अपने संख्यावाचक, और इनको कहते हैं द्विगु, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने को अव्यय भाव को याद रखने के लिए ये उपसर्ग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यथा, प्रति, आ, बेल, ला, नी, अन, नु, ये सब किसके आगे लगते हैं अपने इसके आगे, अव्यय भाव समास के आगे, ठीक है। इसके बाद संधि देखते हैं, अपना लास्ट टॉपिक है, ठीक है। संधि में ध्यान रखिएगा, संधि में पहला पद जो होता है उसका अंतिम ध्वनि और दूसरे पद की पहली ध्वनि के मेल से बने शब्द को हम संधि कहते हैं, ठीक है। संधि कितने प्रकार की, मुख्य रूप से 3 प्रकार की संधि, ठीक है। मुख्य करो कुछ भी करो, संधि 3 प्रकार की है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के होते हैं अपने कितने भेद, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब स्वर संधि में होता है स्वरों का मेल, किसका मेल, स्वरों का मेल। तो देखिए कुछ उदाहरण भी देख लीजिए जिससे याद भी हो जाए अपने को। पहले आती है दीर्घ स्वर संधि, इसमें क्या होता है, हमेशा दीर्घ बनेगा, जैसे अ नहीं बनेगा, आ बनेगा, छोटी ई नहीं बड़ी ई बनेगी, और बड़ा ऊ बनेगा, इसको हम दीर्घ बोलते हैं। जैसे परमाणु, हिमधन आलय, परम धन अणु, ठीक है, अणु, ठीक है ना, परम धन अणु, तो परमाणु बन गया, ठीक है। हिमधन आलय, हिमालय, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, ठीक है ना। ये अपने सभी, इसमें हर जगह आपको दिखेगी बड़ी मात्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़ी मात्रा ही बनेगी हर बार, ठीक है। अच्छा अगला देखिए गुण, गुण में क्या होगा, गुण में अपने हर बार आपको ए ओ अर बनेगा, किस किस से, अपने अ आ से अगर ई मिलेगा या ऊ मिलेगा तो री बनेगा, और हर बार आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो देखिए उपेंद्र, कमलेश, महेंद्र, रमेश, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात पता लग रही है, क्या पता लग रही है, कि यहाँ पे ऊपर एक मात्रा आ रही है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, क्या ऊपर एक मात्रा आ रही है, सभी शब्दों में जा रही है, लगभग सभी शब्दों में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, बड़ी मात्रा आ रही है, ये इसकी पहचान होगी। दीर्घ में जहाँ आपको बड़ी मात्रा दिखे, जैसे इसमें बड़ा आ है, ठीक है, और बड़ी ई है, बड़ी ई है, ठीक है, और इसमें ऊपर एक मात्रा जा रही है, ठीक है, हर बार आपको ये ऐसे बड़ी एक मात्रा मिलेगी। तो इसका पता लगा। अब वृद्धि की देखो, सिंपल सी चीज़ है, जिस शब्द के ऊपर आपको 2 मात्राएं दिख जाएं, ठीक है ना, वो हमेशा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होगा। ध्यान रखिए किसका, वृद्धि स्वर संधि का क्या होगा, जहां पे आपको शब्द के ऊपर 2 मात्राएं दिख जाए, ठीक है ना, जैसे एक एक, मतेक्य, सदैव, तथैव, ठीक है ना। अगला देखते हैं यण स्वर संधि। यण में क्या होता है, यण में य व र बनता है, ठीक है। कहने का मतलब आपको यहाँ पे व और य से पहले कोई आधा वर्ण दिख जाएगा, ठीक है, चेक कर लीजिए। आपने कहा यद्यपि, ठीक है ना, इसमें य ध्य पी ऐसे, ठीक है ना, ये बना है, तो यहाँ पे आधा य और प, यध्य ऐसे, द और ध ये दोनों मिल के बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आधा मिलेगा, ठीक है। इत्यादि में य से आगे त है, उपरयुक्त में र आधा है, अत्याचार में त आधा है, ठीक है ना, इसमें र आधा है, ठीक है। तो इसमें आपको आधा शब्द हमेशा मिलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं अपने अयादि संधि।
अयादी संधि में हमेशा आपको क्या मिलेगा, अय, आय और औ, ये वाले शब्द मिलेंगे, अय, आय, औ और आ, ठीक है। जैसे नयन, ठीक है, शयन, नयन, नायक, गायक, ठीक है, पवन, ठीक है ना, भवन, पवन, पावन, ठीक है। इस प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे हर बार, ठीक है ना, जिनमें हमेशा ए, फिर आई, ओ, औ इनके साथ भिन्न स्वर जुड़ना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे गे, धन, अख, तो बन जाएगा अपने गायक, ठीक है ना, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। पो, धन, अन, पवन, ठीक है ना, इस प्रकार से शब्द बनेंगे इसमें, ठीक है। फिर है व्यंजन संधि। अब यूँ तो इसके लंबे चौड़े नियम है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ शब्द आप याद रख लीजिएगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे जगदीश में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि। भगवत गीता, जगत गुरु, सद्वाणी, तद्भव, सद्भावना, सदुपयोग, ये सारे किसके उदाहरण हैं, अपने व्यंजन संधि के, ठीक है ना, ये भी व्यंजन संधि के उदाहरण है, जिसमें आपको उल्लास, उच्चारण, सज्जन, ये सारे भी इसके उदाहरण हैं व्यंजन संधि। कहने का मतलब व्यंजन संधि होती क्या है, जहाँ पे व्यंजनों का मेल होता है। ऊपर स्वर संधि में किसका मेल हो रहा था, स्वरों का मेल, इसमें हो रहा है व्यंजन का मेल, ठीक है। फिर लास्ट है अपने विसर्ग संधि, ठीक है। कुछ शब्द याद रखिए बस, मनोबल, तपोभूमि, मनोकूल, निर्धन, दुर्जन, ठीक है ना, ये सारे किसके उदाहरण है, अपने विसर्ग संधि के उदाहरण है। अब संधि अगर टॉपिक लिया जाए तो बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, क्योंकि आपके इतनी वेटेज है नहीं हिंदी व्याकरण में आपके संधि का, तो आप बस इतना पढ़ लीजिए, पर्याप्त रहेगा, ठीक है। बाकी जो अलग क्वेश्चन वगैरह उन सभी के वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगे। सब वीडियो आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में आपको कुछ भी पूछना है और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।